हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी अपनी जो है ज़िंदगी जी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। रमी थोड़ा और मिस्टर वहीं दूर खड़ा बटलर जब देखता है कि वानी के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया है और वह काँप रही है, तो बटलर जल्दी से आकर वानी को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वानी खुद से ही बड़बड़ाई जा रही होती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे उनकी पोजीशन को खतरा हो सकता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसी के साथ वह नीचे झुककर जैसे ही फ़ोन उठाकर घर से बाहर जाने वाली होती कि तभी उसके फ़ोन रिंग करता है। जैसे ही वह फ़ोन देखती है तो उस पर अबीर की कॉल आ रही है। वानी जल्दी से कॉल पिक करती है तो अबीर उधर से बोलता है कि तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है जब तक मैं घर नहीं आ जाता, और हाँ, तुम किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं करोगी। कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन को खुद से दूर कर दो। इसी के साथ वानी से बोलते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना और क्रिस का ध्यान रखो। वानी तब कहीं जाकर थोड़ा शांत होती है। उसके बाद अबीर कॉल कट कर देता है। उधर वानी का फ़ोन भी उससे बटलर ले लेता है। उसके बाद वो वानी से बोलता है कि मैम, अब आप जाइए यंग मास्टर के पास, वह आपका वेट कर रहे हैं। वानी उसकी बात सुनकर ऊपर चली जाती है, लेकिन अभी भी परेशानी वाली सिकन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वही ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही थी। अब तक जो लोग ये न्यूज़ देख रहे थे वह अबीर के बारे में भला बुरा बोल रहे थे और उसको जवाब देने को बोल रहे थे, और कुछ लोग तो उसे उसकी पोजीशन छोड़ने को भी बोल रहे थे। उस अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, वह इस पोजीशन के लायक नहीं है। कुछ लोग तो सड़कों पर भी उतर आए थे और प्रोटेस्ट करने लगे थे कि अबीर को अपना पद छोड़ देना चाहिए, फिर जनता को आकर सच्चाई बतानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं वो जनता के सामने आ रहा है। वहीं इस समय अबीर अपने ऑफिस में बैठा था और उसने विक्रम को पहले ही बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी पता करोगी इसके पीछे किसका हाथ है। लगभग 2 घंटे के बाद विक्रम ने पता लगा लिया था कि इसके पीछे कौन है। वह जल्दी से अबीर के केबिन में आता है और उसे बताता है कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि वीर रंधावा का हाथ है। जैसे ही अबीर ये सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह गुस्से में बोलता है कि कौन इस चीज़ को हवा दे रहा है। कि विक्रम बोलता है इसके पीछे मिस राजपूत भी है। वह अपने कुछ लोगों को पैसे देकर फैला रही कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आप पर सवाल उठाए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद ये भी जानते हैं कि आपके साथ वाली लड़की कौन है। वहीं अबीर ये सुनता है तो विक्रम को घूर कर देखता है और बोलता है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। जब वो अपने फ़ोन पर शो हो रहे नाम देखता है तो वह अपने एक हाथ से अपने इस माथे को सहलाने लग जाता है, क्योंकि उसके फ़ोन पर किसी और का नहीं उसके पिता की कॉल आ रही थी। जिससे ही वह कॉल पिक करता है तो फ़ोन की दूसरी ओर से उसके पिता उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है कि अभी सिंह राठौर, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, अभी के अभी मेरे घर पहुँचो। जैसे अभी ये सुनता है तो वो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस मैटर को जल्द से जल्द सोल्व कर लूँगा। कि तभी उसके पिता की एक बार फिर से रोकदार आवाज़ आती, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ तुम्हें बोला है कि अभी के अभी मेरे घर पहुँचो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसी के साथ कॉल कट हो जाती है। अबीर इस समय सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वह खुद को शांत करते हुए अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। उसके सामने रिहान अपना सिर झुकाए खड़ा था। अबीर उससे बोलता है कि जाओ जाकर गाड़ी भी तैयार करो, हमें अभी के अभी राठौड़ मेंशन में जाना है। आधे घंटे के बाद अभी राठौड़ मेंशन पहुंच जाता है। जैसे ही वह राठौड़ मेंशन के अंदर जाता है और हॉल में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी माँ देविका राठौड़ सोफे पर बैठकर कुछ कर रही होती है। जैसे वह अबीर को देखती है तो वह सोफे से खड़ी हो जाती है। उसके बाद वह बोलती है कि आ गए तुम, तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, जाओ जाकर शांति से उससे बात करना। अबीर एक बार अपनी माँ के गले लगकर बोलता है, हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उन्हें संभालता हूँ। इसी के साथ वो ऊपर की तरफ जाने वाला होता है कि तभी ऊपर से एक लड़की
जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होगी। वह नीचे आते हुए बोली, जाइए भाई। और बहुत गुस्से में वह लड़की उसके बाद नीचे आ जाती है। अबीर ऊपर की तरफ जाते हुए बोलता है कि वो इंडिया में आ गया है, अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो और दूरी बनाए रखो। मैं तुम्हें एक बार फिर से टूटते हुए नहीं देख सकता। वे जैसे ही ऊपर जाता है तो वह देखता है कि उसका पिता प्रशांत राठौड़ स्टडी रूम में बैठकर अपना काम कर रहा है। तो जैसे ही वह स्टडी रूम में जाता है तो वह देखता है कि स्टडी रूम का डोर बंद है और डोर को नॉक करता है। तभी स्टडी रूम के अंदर एक रोकदार आवाज़ आती है जो बोल रहा है कि अंदर आ जाओ। जैसे ही अबीर अपने पिता की गुस्से वाली आवाज़ सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो डोर ओपन करके स्टडी रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्टडी रूम के अंदर जाता है तो कोई चीज़ उसके पास से तेज़ी से गुजरती है, जिसका एहसास पाकर अबीर जल्दी से साइड हट जाता है और वह चीज़ जाकर सीधा दीवार से टकरा जाती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अबीर तो अभी भी शौक में था कि जैसे ही वह उस चीज़ को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है। कभी वह उस पेपर वेट को देखता है तो कभी वह अपने पिता को देखता है जो गुस्से से उसे घूर कर रहे थे। लेकिन अबीर गुस्से को इग्नोर करके उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसका पिता गुस्से से उस पर बिखरते हुए अपने हाथ में जो छड़ी पकड़ी हुई थी उसको उठाकर अबीर की टांग पर वार करते हुए बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग पर क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? अगर एक भी चुप हुई तो पूरा का पूरा मामला तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अबीर को बिना भाई के उनको बोलता है कि आपको मुझ पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अबीर के पिता उसकी एक भी नहीं सुनते। उसके पास माफ करना उसके बाद अपने फ़ोन से एक न्यूज़ को चलाकर उसके सामने अपना फ़ोन पटकते हुए बोलते, ये क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हैंडल कर सकते हो? इसके बाद वो फिर से बोलता है कि तुम्हारे पास आज का दिन है, मुझे ये न्यूज़ जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। अबीर उनकी बात सुनकर अपना सिर हाँ मिला देता। तभी वो अबीर से बोलते हैं, अभी से उस लड़के से दूरी बना लो, मैं कभी भी तुम्हें उससे शादी करने की परमिशन नहीं दूंगा। अबीर जब अपने पिता की बात सुनता तो वो अपनी चेयर से उठकर रूम से बाहर की तरफ जाते हुए बोलता, आपके मन में जो बात है वो सब एक गलतफहमी है, वो वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मिस्टर राठौड़ जब उसकी बात सुनते हैं तो वो उस पर पीछे से वार करते हुए बोलते हैं, कुछ भी हो मैं फिर भी उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। अबीर उनकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता और रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो नीचे हॉल में जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ? तो अबीर उससे बोलता है कि सब ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही जाने वाला होता है कि तभी उसकी माँ उससे बोलती है कि आज तुम डिनर हमारे साथ करोगे। पहले तो अबीर मना करने वाला होता है कि फिर वो रुक जाता है। 4 लोगों की फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी अबीर का फ़ोन रिंग होता है और वो जैसे ही कॉल पिक करता है तो उधर से विक्रम उसे कुछ बताता है। तो अबीर उसे कुछ बात बताकर कॉल कट कर देता है। जब सभी का खाना हो जाता है तो अबीर सबको बोलकर जाने वाला होता है कि तभी उसके पिता उसको पीछे से बोलता है कि याद रखना, जितना उससे दूर रहोगे वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अबीर एक बार फिर से बोलता है कि वह सिर्फ एक गलतफहमी है, इसलिए आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ वह वहाँ से बाहर चला जाता है। उसकी माँ तो बस अपने बेटे को देखी जा रही थी, लेकिन वह इस मामले में कुछ नहीं बोलती है। उसी के बाद वह अपने पति की तरफ देखती है जो इस समय गुस्से से लाल पीला हुए जा रहा था। वह अपने मन में बोलता है कि इसको देखकर तो लगता ही नहीं कि मेरा बेटा कमबख्त इंसान। उधर अबीर जैसे ही घर पहुंचता है तो वह देखता है कि वानी इस समय हॉल में चक्कर काट रही थी, कभी इधर से कभी उधर। इस समय उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। तो अबीर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे वही सोफे पर ले जाकर बिठाकर बोलता है, क्या हुआ? क्यों टेंशन ले रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ?
पानी अमीर की बात सुनकर उससे बोलती है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अचानक से क्या हो गया है। इससे तुम्हारे लिए भी तो मुश्किलें पड़ती ही जा रही हैं। अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो। क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? मैं इस मुश्किल को बहुत बड़ी मुश्किल नहीं मान रहा। अगर बात ज़्यादा बड़ी हुई तो मैं हमारे रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। जैसे बानी अबीर की बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। वह अबीर से बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो? पानी इससे बात से डर रही थी कि पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह नहीं चाहती थी कि उन लोगों के रिश्ते के बारे में जानकर कोई भी उन पर उंगली उठाए या फिर उनके बेटे पर उंगली उठाए, क्योंकि क्रिस अभी 5 साल का था और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम था। वही अबीर भी उसकी टेंशन समझ रहा था। वह बानी को बोलता है कि चलो रूम में चलकर बात करते हैं, जहाँ पर बात करना सही नहीं है। बानी को भी अबीर की बात सही लगती, इसलिए वह भी उसके पीछे रूम में चली जाती है। जैसे ही दोनों रूम में जाते हैं तो अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो उसके होठों पर अपनी होठ रखकर चूम लेता है। वही सैगल हाउस में इस समय जिया अपने रूम में थी और मीरा भी उसके साथ थी। मीरा और जिया दोनों ही अब जब ये न्यूज़ देखते हैं तो दोनों की हक्की बक्की रह जाती है। तभी निया के दिमाग में एक बात जल्दी से आती है। वह बोलती कि मोम, मैं जानती हूँ कि ये लड़का कौन है, सॉरी ये लड़की कौन है। तो मीरा उससे पूछती कि ये कौन है। जिया बोलती ये कोई और नहीं, वही मनोज बानी है। जैसे ही मीरा बानी जिया की बात सुनती है तो वह शौक हो जाती है। वह बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिया उससे बोलती है, मोम यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 5 साल पहले इतना कुछ होने के बाद भी उस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसे इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है। तभी कुछ सोच कर उसके होठों पर एक एविन मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वह जल्दी से अपने कंप्यूटर में एक पोस्ट लिखने लग जाती है, जिसमें वह साफ बोल रही थी कि ये लड़की कोई और नहीं बानी है और इस लड़की को नाजायज़ बेटा भी है जो सिर्फ पैसे के लिए प्रेसिडेंट के साथ है और उसके पास सबूत भी है। जैसे मीरा ये देखती है तो वो शौक हो जाती है। वो बोलती कि तुम क्या कर रही हो, कहीं इसके कारण हम फंस ना जाए। उसके होठों पर तिरछा करते हुए, आप टेंशन ना लें, हम कुछ नहीं होगा। वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा कि ये अकाउंट मेरा है, क्योंकि मैं एक फेक अकाउंट से ये पोस्ट शेयर कर रही हूँ। ये जैसे ही इस पोस्ट को करने वाली होती कि तभी वह पीछे से आकर कंप्यूटर को उठाकर नीचे फर्श पर फेंक देता और जैसे ही जिया गुस्से के कुछ बोलने वाली होती कि तभी जिया के गाल पर एक जोरदार थपड़ा कर पड़ता है, जिसके कारण चारों तरफ शांति छा जाती है। आखिर क्या करने वाला है अब राहुल रिद्धिमा के साथ में? क्या कौन था वो जो पीछे से आकर जिया के ऊपर थप्पड़ से बारिश कर देता है? जानने के लिए सुनते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी लव मी थोड़ा और मिस्टर प्रेसिडेंट। इसका टाइटल है तुम्हारी वजह से वो बिन ब्याही माँ बन गए। कहानी में अब आगे जिया जैसे ही अपने सामने देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं उसके पापा खड़े थे। जैसे ही मिस्टर सहगल देखते हैं कि जिया अभी क्या करने वाली थी तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह जिया को थप्पड़ मार देते हैं। एक्चुअली में वो अपने रूम की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन गलती से जिया के रूम की डोर खुला होने के कारण उन दोनों माँ बेटे की आवाज़ रूम से बाहर जा रही थी। जैसे ही वो रूम के पास से गुजर रहे होते हैं तो उनके कानों में दोनों की आवाज़ पड़ती है। जैसे ही वो उनकी बात सुनते हैं तो उनके कदम अपनी जैसे रुक जाते हैं और फिर वह जल्दी से रूम का डोर ओपन करके रूम के अंदर आते हैं। काफ़ी टाइम तक वो उन दोनों के पीछे खड़े होकर ये सब देख ही रहे होते हैं कि माँ बेटी क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे वो जिया की लिखी हुई पोस्ट पढ़ते हैं और जिया को पोस्ट करते हुए देखते हैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जिया के पोस्ट करने से ही वो उस कंप्यूटर को उठाकर नीचे पटक देते हैं, जिसके कारण उस कंप्यूटर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिया ने नहीं देखा था कि उसके पास कौन खड़ा है। वह अपना कंप्यूटर के टुकड़े होते हुए देखकर जोर से चिल्लाती
यू बस्टर्ड। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिसके कारण उसकी आह निकल जाती है और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगता है। वहीं मीरा तो बस मुंह खोले बस देख के ही जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो जाएगा। कहाँ तो वानी को बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी और अब कहाँ धीरे धीरे उन दोनों माँ बेटी की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। जिया जब मिस्टर सहगल को अपने सामने देखती तो रोते हुए बोलती, पापा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो मिस्टर सहगल बोलते हैं, क्या सच में तुम्हें वजह जानी है कि थप्पड़ खाने की? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी जो तुम करने वाली थी ना, अगर तुमने ऐसा करने का दोबारा सोचा तो तुमने ऐसा किया तो तुम भी अपनी माँ के साथ इस घर से बाहर जा सकती हो। मुझे ऐसी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करती हो और दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दूसरी मीरा बन जाओगी। आखिर तुम्हारे मन में अपनी ही बहन के लिए इतनी नफरत कहाँ से? हाँ, मानता हूँ वह सौतेली बहन है, लेकिन वह है तो तुम्हारी अपनी ही बहन। तुम दोनों उसके साथ इतना गंदा खेल कैसे खेल सकती हो? तभी मेरा होश में आती और उससे बोलती, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। तभी मिस्टर सहगल मीरा को तंज कसते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें माफ़ कर दूँ? अरे कैसे माफ़ कर दूँ? तुम जैसी घटिया औरत को, जिसने ये तक नहीं सोचा कि उसकी अपनी बेटी की ही उम्र उसकी दूसरी बेटी जो अभी 18 साल की थी, तुमने सिर्फ चंद पैसों के लिए उसे बिन ब्याही माँ बना दिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि कैसी होगी उसकी आने वाली ज़िंदगी? क्या क्या कुछ नहीं सहना पड़ा उसे इस दुनिया में? अरे वो पूरे 5 साल तक अकेली दर्द सहती रही और पता नहीं उसे क्या क्या सहना पड़ा होगा, जिसके मुंह से मैंने कभी आह तक नहीं निकलने दी थी। अरे मैं भी तुम्हारी तरह घटिया बाप हूँ, जिसने उसे इतना दर्द सहने के लिए अकेला छोड़ दिया। तुम बोलती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? अरे मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं बिना कुछ जाने तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लेता था। मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हारे कारण मेरी एक बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन दूसरी को भी तुमने अपना जैसा बना दिया। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। वहीं जिया जिसे ही अपने पिता की बात सुनती है तो वह शोक हो जाती। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। जो उसका है वह कभी पाने को नहीं होने दे सकती। इसलिए वह मिस्टर सहगल को हाथ पकड़कर बोलती, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं? आप ही बताइए ना। उस बहाने की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा रिश्ता टूट गया। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे उसकी खुशियाँ दे दूं? मेरे साथ जो हुआ वो सब उसकी भाग से हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपकी बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ पापा मोम को डाइवोर्स मत दीजिए। मिस्टर सहगल जी है कि एक नहीं सुनते, उसके बाद उसका हाथ झटक कर रूम से बाहर चले जाते हैं। वहीं मीरा तो अभी भी शोक पे खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है, लेकिन वह अपने हाथों से यह सब नहीं जाने दे सकती थी। कितनी मेहनत की थी उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। वह कभी जिया को देखती है तो कभी उस रास्ते को जहाँ से अभी अभी जिया के पिता गए थे। फिर जैसे ही वो उनके पीछे जाने वाली होती है तभी जिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, मॉम अभी आप शांत रहिए, क्योंकि हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पापा और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। मीरा को भी उसकी बात सही लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में अभी ने अभी तक जनता को कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके कारण जनता पूरी तरह से भड़क जाती है और उस पर थूक थू कर रही थी और उसे सामने से आकर जवाब देने को बोल रही थी। यहाँ जनता अबीर को उसकी पोजीशन छोड़ने के लिए बोल रही थी, वहीं कुछ लोग उससे सड़कों पर उतर आए थे और अबीर के खिलाफ प्रोटेस्ट
कर रहे थे, इससे अपने सवाल मांग रहे थे। वहीं अबीर के राइवल्स जो थे वो इस न्यूज़ को लेकर अबीर को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अबीर की तरफ से अभी तक उनको कोई भी ये जवाब नहीं मिला था, जिसके कारण वह लोग और ज़्यादा भड़क जाते हैं। वहीं अबीर इस समय अपने ऑफिस में बैठकर ये न्यूज़ देख रहा था और साथ ही साथ अब अपने सभी जो मीटिंग में थे उनको भी अटेंड कर रहा था, बल्कि उसकी लाइफ तो पहले ही की तरह नॉर्मल चल रही थी, जैसे कि उसके ऊपर इस न्यूज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। लेकिन अगर कोई परेशान था तो वह बानी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ना ही वह उसे बता सक रहा है, और उसे चिंता हो रही थी कि कहीं इस बात के बीच क्रिस को भी ना घसीटा जाए, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं अबीर को अपनी पोजीशन ना छोड़नी पड़ जाए। अगर इस बात से कोई खुश था तो वह थी सिर्फ और सिर्फ रिद्धिमा, क्योंकि रिद्धिमा ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। लेकिन अभी तक उसकी जो मन की बात थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तक अबीर ने दुनिया के सामने अपनी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिससे रिद्धिमा थोड़ी बेचैन थी। रिद्धिमा इस बात को ज़्यादा भड़काने के लिए कुछ लोगों को और हाइड कर लेती है और उन्हें पैसे दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अबीर इस समय अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी विक्रम उसको आकर बताता है कि रिद्धिमा ने इस बार अपनी चाल चल दी है। तो ये बात सुनकर अबीर के होठों पर के ऊपर की तरफ होठ मुड़ जाते हैं। वो विक्रम से कुछ नहीं बोलता, बस शांत रहता है। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो उससे बोलता है कि कल हमारी सगाई है ना, तो मिस राजपूत के लिए उनका धमाकेदार सरप्राइज तैयार रखो और आज शाम 5 बजे की कॉन्फ्रेंस रख दो। जैसे ही विक्रम अबीर की बात सुनता है तो वो बोलता है कि ठीक है सर, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अबीर उसके जाने के बाद वानी को कॉल करता है और उसे न्यूज़ देखने को बोलता है। वानी को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो एक दूसरे से कुछ टाइम बात करने के बाद कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद वानी वहीं सोफे पर बैठकर कुछ टाइम काम करने लग जाती है कि लगभग आधे घंटे के बाद उसका फ़ोन एक बार फिर रिंग होता है। जैसे वह अपने फ़ोन में सो हो रहे नाम को देखती है तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन फिर भी वह कॉल पिक कर लेती है, क्योंकि ये कॉल किसी और का नहीं, उसके खुद के बाप की ही थी। जैसे ही बानी कॉल पिक करती है तो दोनों तरफ खामोशी आती है, और इसी खामोशी को तोड़ते हुए बानी के मुँह से निकलता है, अरे पापा, आपने मुझे याद कैसे किया। जैसे ही मिस्टर सहगल बानी की बात सुनते हैं तो उनको अपने दिल में दर्द महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बानी से माफ़ी मांगते हुए बोलते, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन पार्टी में भी मैंने तुमको इग्नोर कर दिया, और 5 साल पहले ही मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर सहगल की बातें सुनकर बानी के होठों को जो कड़वी मुस्कुराहट थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती। फिर वह बोलती, अब क्या फ़ायदा सब बातों का, क्योंकि आपने तो मुझसे 5 साल पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। अब माफ़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफ़ उसे किया जाता है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है। वानी की बात सुनकर मिस्टर सहगल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलते। तभी वानी अपने पिता से बोलती है कि मैं आपको सिर्फ एक बात पर ही माफ़ कर सकती हूँ। वानी की बात सुनकर मिस्टर सहगल की आंखों में चमक आ जाती है, तो वो पूछते हैं कि किस बात पर। वानी एक गहरी सांस लेती है और फिर बोलती है कि मुझे ये जानना है कि आपको डाइवोर्स देने के बाद मेरी माँ कहाँ चली गई थी। क्या आप जानते हैं कि वह अब कहाँ रहती है। जैसे ही मिस्टर सहगल वानी के पास सुनते हैं तो वो दोनों तरफ कुछ पल के लिए शांति छा जाती है, लेकिन फिर वह बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि क्या ये बात सच है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हमारा डाइवोर्स हुआ था तो 1 साल बाद तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। इस समय वह शिमला में अपने पति के साथ रहती है। वानी अपने पिता की बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन फिर वह पूछती है, क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकते हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जैसे मिस्टर सहगल वानी की बात सुनते तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर वह बोलते हैं, मैं तुम्हें आज रात एक एड्रेस दूंगा, तुम्हारे फ़ोन पर मैं भेज दूंगा। जैसे ही वानी सुनती तो वह बोलती, ठीक है, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके एड्रेस भेजने का। उसके बाद वह बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। उधर मिस्टर सहगल भी अभी जो बात हुई थी उसी के बारे में सोच रहे थे।
उनको भी अपनी पहली पत्नी की याद आ जाती है। अब वह खुद ही वानी की माँ और मीरा को एक दूसरे के बारे में कंपेयर करने लग जाते हैं। आखिर क्या होने वाला है, अब आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए। तो दोस्तों, आप सुन रहे मेरी कहानी लव मी थोड़ा और। कहानी का चैप्टर है हम तुम्हारे अंदर समाना चाहते हैं। शाम के 5 बज चुके थे। राष्ट्रपति भवन के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी जो अपने सवालों को जवाब अबीर से चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ को भड़काने के लिए भी यहाँ लोगों के बीच छिपे हुए थे। और वहीं मीडिया वाले भी आए हुए थे जो कि अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर करके लेकर आए थे, क्योंकि वह सभी अपने सवालों के जवाब अबीर से चाहते थे। वहीं 5 बजने में सिर्फ 1 मिनट रहता है तब अबीर की अपने गार्ड्स के साथ सभी के साथ एंट्री होती है। अबीर जैसे ही अपने गार्ड्स के साथ सभी के सामने आता है तो सभी अबीर को देखकर शांत हो जाते हैं। वहीं जो लोग अबीर के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए आए हुए थे वो सभी अबीर के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि प्रेसिडेंट सर मुर्दाबाद, प्रेसिडेंट सर मुर्दाबाद, आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हमारे देश को एक ऐसे ही करने वाले प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अबीर उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर सभी को देखता है, और हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। लेकिन वह भी उसके आसपास का और उतना ही ठंडा था जैसे आम समय पर रहता था। वहीं मीडिया वाले भी जल्दी से अबीर को कवर करने लग जाते हैं। सभी न्यूज़ चैनल वाले चल रही थी जिसमें अबीर को दिखाया जा रहा था। जैसे ही अबीर जनता के बीच में आता है तो अपना एक हाथ हिला देता है और सभी की अभिवादन करने लगता है। जब लोग अबीर को देखते हैं तो वह सभी भी अबीर का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आखिरकार जैसा भी हो आखिर वह था तो देश का प्रेसिडेंट ही। जिसे वो स्टेज पर आता है तो वह देखता है कि कितने मीडिया वाले आए हुए हैं, तो वह विक्रम को अपने पास बुलाता है और उसे कुछ बोलता है। उसके बाद विक्रम के साथ से माइक लेने के बाद सभी को हेलो बोलता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी के सामने अपना सिर झुका देता है। जैसे वह ऐसा करता है तो सभी लोग एक बार फिर से अबीर के लिए उनके दिल में कुछ शांति छा जाती। हालांकि रिपोर्टर्स उसे अपने सामने देखकर इतने अच्छे मौके को कभी नहीं जाने दे सकते थे। वो उससे लगातार तीख के सवाल पूछना चाहते थे। अबीर जैसे ही सीधा खड़ा होता है कि तभी एक रिपोर्टर बोलता है, प्लीज़ हमें इस न्यूज़ के बारे में समझाइए, क्या ये एक अफवाह है? क्या आपके साथ जो औरत है मिस राजपूत नहीं है? क्या आप उनसे कल सगाई नहीं करने वाले? क्या ये कोई और औरत है? अगर ये कोई और औरत है तो क्या सच में वो आपकी मिस्ट्रेस है, या फिर वो औरत आपको किसी बात के लेकर ब्लैकमेल कर रही है? अबीर जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, जब वह रिपोर्टर की बात सुनता है तो उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो जाती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। उसके आसपास का ओरा भी खतरनाक हो गया था और उसकी आंखों के हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। वही विक्रम जो अबीर के पीछे खड़ा था, वह जब अबीर को देखता है तो वह एक पल के लिए डर कर अपने कदम पीछे कर लेता है, लेकिन फिर अपने डर को कंट्रोल करके अबीर के पास आता है और उससे बोलता है, आप इस समय कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप जानते हैं कि आपके दुश्मन इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। तभी वो बोलता है कि आपको अभी कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना है जिससे आपके चाचा का जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है। अभी जैसे ही विक्रम की बात सुनता है तो एक ठंडी सांस लेकर लेता है। उसके बाद विक्रम के कान में कुछ कहता है और जैसे ही विक्रम उसकी बात सुनता है तो उससे पूछता है कि क्या आप श्योर हैं, आप ये करना चाहते हैं? तो अबीर उसकी तरफ देख रहा में जवाब देता है। विक्रम उसकी बात सुनकर स्टेज से नीचे चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर पानी को कॉल करता है। उधर पानी जैसे ही कॉल पिक करती है तो विक्रम उससे पूछता है कि मैम, क्या आप इस समय फ्री हैं? तो बानी बोलती कि हाँ, मैं अभी फ्री हूँ, क्या कोई काम था या? तो विक्रम उससे बोलता है कि ठीक है, अभी के अभी यहाँ पर पहुँच जाइए, कुछ ज़रूरी काम है। उसकी बात सुनकर बानी उससे पूछना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसे कुछ नहीं बताया और उसने बोला कि बाहर कार आपका इंतज़ार कर रही है, और फिर वो कॉल कट कर देती है और घर से बाहर जाने के लिए अपना कोट पहनती है। तो क्रिस उससे पूछता है कि एंजल, क्या तुम बाहर जा रही हो? तो बानी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके
बालों को सहलाकर उसके माथे को चूम लेती और बोलती कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी सो जाना। वानी जैसे ही घर से बाहर निकलकर कार के पास जाती है तो रिहान उसका पहले से ही कार में बैठकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह वानी को आते हुए देखता है तो वह जल्दी से कार से निकलकर कार का डोर ओपन करता है और वानी कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। फिर रिहान कार में बैठकर कार को वहां से ले जाता है। पूरे रास्ते वानी कार में चुपचाप बैठी रहती। उसे नहीं पता था कि इस समय उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह सब ठीक है क्योंकि उसे पता है कि रिहान आबिर का एक भरोसेमंद आदमी है, वह उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए भी वह चुप रहती है। तभी लगभग आधे घंटे के बाद रिहान की कार जाकर एक बड़े से होटल के सामने रुकती है, जो कि 7 स्टार होटल था, जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा महंगा होटल था। जैसे बानी ये देखती है तो रिहान से उसे कुछ ना बोलने के लिए बोलता है और बोलता है कि आपके रूम का कार्ड है, अभी वेटर आता ही होगा, वह आपको आपके रूम में ले जाएगा। वानी उसकी बात सुनकर उसके आगे कुछ नहीं बोलती और जल्दी से कार से बाहर निकल जाती है। तभी एक वेटर आता है और वानी को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। होटल दूसरी तरफ अभी अपने आपको शांत करके एक रिपोर्टर से बोलता है कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, वह भी शांति से। मेरी पहली बात कि मैंने जनता को धोखा नहीं दिया, अगर मैंने जनता को धोखा देना होता तो मैं जनता को 5 साल पहले ही दे चुका होता, या फिर मैं जनता के लिए वह काम ही नहीं करता जो मैंने आज तक नहीं किए हैं, आज तक किए हैं। मेरी दूसरी बात, ना ही तो मेरी कोई रखेल है और ना ही कुछ और, वो जो कोई भी है वह मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हाँ, वह मेरे साथ थी, वह कोई और नहीं मेरी जीने की वजह है, मेरा प्यार है और उसका नाम। जैसे वह उसके आगे बोलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोगों में कुसर पुसर हो जाती है। सभी का ध्यान अपने पीछे डोर के पास खड़ी एक लड़की के ऊपर जाता है। सभी लोग अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी, लेकिन वह दिखने में बिल्कुल परी जैसी थी। उसने इस समय वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, वह अपनी आंखों से ही किसी को जलाकर राख कर दे। वो अपने धीमे कदमों के साथ चलकर स्टेज के पास जाने लगती है। वहीं अबीर जब देखता है कि किसी का ध्यान भी इस समय उस पर नहीं है, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका ध्यान भी अपने आप उस तरफ चला जाता है। जैसे वह अपने सामने से आ रही लड़की को देखता है तो वह अपने दांत पीस लेता है और विक्रम को घूर कर देखता है। उससे पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये लड़की कोई और नहीं है, रिद्धिमा राजपूत थी। विक्रम जब अबीर की डरावनी आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से अपना सिर नीचे झुकाकर अबीर से बोलता है कि सॉरी सर, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मिस राजपूत यहाँ पर कैसे पहुंची, क्योंकि आपने मुझे जैसा बोला था मैंने तो वैसा ही किया था। इसके बाद अपना सिर झुकाकर वैसे कि वैसे ही खड़ा रहता है। वहीं विक्रम अपने चेहरे पर वही मुस्कुराहट बनाए रखता है, सामने लोगों की तरफ देख रहा था, जहां लोग उसकी अगली बातें जानने के लिए उत्सुक होते हैं। और कुछ लोग तो रिद्धिमा को पहचान भी लिए थे और बोल रहे थे कि क्या ये मिस राजपूत है, कल इनकी सगाई प्रेसिडेंशियल के साथ होने वाली है और इसलिए ये यहाँ पर आई है। लोगों की बात सुनकर रिद्धिमा की मुस्कुराहट बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। वह धीरे धीरे चलकर स्टेज पर चली जाती है और बिल्कुल अबीर के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसको देखकर एक फीकी मुस्कान देता है। उसके बाद रिद्धिमा अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अबीर का एक हाथ कसकर पकड़ लेती है और उसे दबा देती है। अबीर को जब ये महसूस होता है तो उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बानी के अलावा कोई और औरत उसे टच करे। और वो घूर कर रिद्धिमा को देखता है तो रिद्धिमा धीरे से अपने दांत पीसते हुए अबीर से बोलती कि शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर अबीर सिंह राठौड़ की, अभी आपको हमारी ज़रूरत है। अगर आपने उस घटिया लड़की को दुनिया के सामने कबूल करने की कोशिश की या फिर हमारी जगह उस 2 टकी की लड़की को देने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। और जितना भी हमारे परिवार का सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा है वह पूरा का पूरा
हम आपको छोड़कर मिस्टर वीर रंधावा को देंगे। आप भी जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप ज़्यादा समय तक अपनी इस कुर्सी पर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अभी हम जैसा कहते हैं वैसा ही करने दीजिए। उसके बाद रिद्धिमा सभी के सामने अपने हाथ जोड़कर सबको देखकर बोलती है, आप सभी का धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। मैं आज आपको सबको बताना चाहती हूँ कि अभी जो प्रेसिडेंट साहिब से रिलेटेड न्यूज़ तेज़ी से चल रही है, उसमें जो लड़की है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और ये किसी विरोधी पार्टी का काम है जो मेरे होने वाले पति को बदनाम करना चाहते हैं, जो उनको उनकी पोजीशन छोड़नी पड़ जाए और उनका मौका मिल जाए कि इस कुर्सी पर बैठने का। और कल हमारी सगाई है, इसलिए मैं आप सभी से सिर्फ एक ही विनती करती हूँ कि हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए हमें अपना अपना आशीर्वाद देना मत भूलना। इससे आगे अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। वहीं जो लोग कुछ समय पहले अबीर के खिलाफ थे, वह एक बार फिर से सभी अबीर को मानने लगे थे और रिपोर्टर को भी उनके जवाब मिल गए थे। जब ये मैटर आसानी से सोल्व हो जाता है तो लोगों के दिल में जो अबीर के लिए खटास हुई थी वह अब दूर हो जाती है और रिपोर्टर को भी मसाला मिल चुका था। रिद्धिमा को भी वहाँ से भेज दिया जाता है क्योंकि इस समय अबीर एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। रिद्धिमा जैसे ही वहाँ से जाती है तो उसके चेहरे पर नफरत वाले भाव आ जाते हैं। वो इस समय किसी भी तरह से बानी को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि अगर बानी ना होती तो शायद उसे शादी में मुश्किलें ना आती। लेकिन जब से उसने बानी को देखा था, उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि बानी अब उसके लिए खतरा पैदा कर रही है। आखिर क्या होने वाला है अब कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए।